So the video is what is euro. So here we are going to understand the ABC of euro. Euro का ABCD क्या होता है? We are going to understand. So now let's understand what is euro. So euro is nothing but it's a European Union currency. यूरोपियन यूनियन में ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं, उनका कंबाइंड सभी कंट्रीज का, इन सभी कंट्रीज का जो करेंसी है वो यूरो है। जैसे इंडिया का करेंसी रुपीज़ है, यूएस का करेंसी यूएस डॉलर है, राइट। सो उसी तरह यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसे यूरो कहते हैं। सो यूरो इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड करेंसी आफ्टर यूएसडी। डॉलर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड करेंसी है यूरो। यूरो होल्ड्स 57% इन DXY डॉलर इंडेक्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था डॉलर इंडेक्स क्या है। सो डॉलर इंडेक्स में 57% वेटेज होल्ड करता है यूरो। जो फिजिकल ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उनका 31% ऑफ वर्ल्ड टोटल ट्रांजेक्शन कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ यूरो। ऑन एन एवरेज पर डे इट्स मोर देन $2.2 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन फिजिकली होता है। सो अलॉन्ग विथ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इनमें से यूरो के साथ जापानीज येन का 4% कंट्रीब्यूशन है, पाउंड का विथ यूरो 3% का है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूरो 2% का होता है। सो द यूरो इज नथिंग बट अ करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडेड करेंसी, होल्ड्स 57% ऑफ डॉलर इंडेक्स। सो हु डज कंट्रोल द यूरो? यूरो को कंट्रोल कौन करते हैं? किसी भी कंट्री का जो लोकल करेंसी होता है उसे वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह इंडियन रुपीस को कंट्रोल करती है, उसी तरह यूरो को कंट्रोल यूरोपियन सेंट्रल बैंक करती है, जो ECB के हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। सो ECB करती क्या है? लाइक अगर हम किसी से पूछें, हम अगर मैं किसी से बात करूं कि RBI करती क्या है, तो RBI इज सेंट्रल बैंक। एक्जैक्टली, ECB इज सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो व्हाट ECB डू? ECB करती क्या है? हर सेंट्रल बैंक की तरह ECB भी मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। ECB होल्ड्स 8 मीटिंग्स अ ईयर। इट्स इंक्लूडिंग यूरोजोन के जितने भी नेशनल बैंक हैं, प्लस परमानेंट मेंबर इंक्लूडिंग ECB प्रेसिडेंट। ECB के जो हेड हैं उन्हें हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। फीड के जो हेड हैं उन्हें हम लोग चेयरमैन कहते हैं। RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसके हेड को गवर्नर कहते हैं। सो ECB क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। साल में 8 मीटिंग होते हैं थ्रू आउट द ईयर। मीटिंग में कौन कौन अटेंड करता है? यूरोजोन नेशनल बैंक्स के हेड्स प्लस 6 परमानेंट मेंबर्स इंक्लूडिंग ECB प्रेसिडेंट। सो हाउ डज इन्फ्लेशन डेटा इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ यूरो? किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन वहाँ की लोकल करेंसी को इफेक्ट डालता है। सो ECB यूरोपियन कंट्री का जो इन्फ्लेशन है उसको उसे 2% का टारगेट में इसने रखा है कि ये 2% से एबव ना जाए। जब भी 2% से एबव जाता है, ECB रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करती है सो दैट इनको कंट्रोल किया जा सके। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई करने से और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में क्या कोरिलेशन है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करेंगे, तो मेरे पास जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, अगर सपोज अभी बैंक मुझे 2% का इंटरेस्ट दे रहा है, 100 रुपये के ऊपर 2 रुपये दे रहा है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो जाता है तो 2 रुपये से सपोज 3 रुपये उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। तो अब पहले मुझे 2 रुपये मिलता था इंटरेस्ट के तौर पे, अब मुझे 1 रुपये मिलने का है ज़्यादा, तो टोटल 3 रुपये मिलने का है। तो मेरी जो खर्च करने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम होगी, क्योंकि मुझे 1 रुपये का बेनिफिट बैंक में रखने से मिल रहा है। सो जब मैं खर्च करूँगा नहीं तो क्या होगा? मैं डिमांड नहीं करूँगा कुछ। जब मैं कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ और मार्केट में सप्लाई है, तो क्या होगा? प्राइसेस कम होने चालू हो जाएँगे। तो ये फंडा काम करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करने से और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। कैसे कंट्रोल करते हैं? हाउ डज़ इकोनॉमिक डेटा इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ यूरो? लाइक किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेटा जो होता है वो वहाँ की लोकल करेंसी को डोमिनेट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो वैसे कौन से डेटा है जो यूरो को भी इम्पैक्ट डालता है? तो लाइक GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे, ये सारी चीज़ें ना करेंसी को, एक पर्टिकुलर सिंगल करेंसी को इन्फ्लुएंस करती हैं।
गुड इकोनॉमिक डेटा फॉर इज फेवरेबल फॉर यूरो। यूरो जोन का अच्छा इकोनॉमिक डेटा आता है, दैट इज रियली वेरी गुड फॉर यूरो। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो यूरो के लिए खराब है। सो जब इकोनॉमिक डेटा बेटर आता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। तो इसी भी के काम ये भी करता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम रखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे, ताकि वहाँ पे इनफ्लो आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए। ये नॉर्मली जितने भी इकोनॉमिक डेटा आते हैं ना, ये अगर वीक डेटा आएंगे तो इट्स नेगेटिव फॉर यूरो, और पॉजिटिव डेटा आते हैं तो इट्स गुड फॉर यूरो। सो इकोनॉमिक डेटा जो है ना इनका, ये चार, इनकी जो कंट्रीज है ना, यूरोपियन यूनियन में 20 कंट्रीज है, 20, उसमें से चार जो है ना, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इनका इकोनॉमी में। अराउंड 75% ऑफ यूरो जोन की जो इकोनॉमी है, ये सिर्फ यही चार कंट्री के पास है। मतलब 25% में बाकी सारी कंट्रियां हैं, लाइक 16 कंट्रीज, और 75% में ये चार कंट्री हैं, एज पर द उनका यूरो जोन का इकोनॉमी है। सो अगर हम देखा जाए कि यूरोपियन यूनियन का सबसे स्ट्रांग कंट्री कौन है एज पर इकोनॉमी, दैट्स द जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर इटली, फिर स्पेन, राइट। सो सो उनका जो ट्रेड बैलेंस होता है, ट्रेड ट्रेड बैलेंस कैसे इम्पैक्ट डालता है यूरो के ऊपर। ट्रेड बैलेंस होता है क्या है कि मैं कितना इंपोर्ट कर रहा हूँ और कितना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट मीन्स मैं बाहर की कंट्री से कोई गुड्स मंगा रहा हूँ, और बदले में मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने 100 रुपये का सामान मंगाया, अब मैं एक्सपोर्ट भी तो करूँगा। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं 150 रुपये का एक्सपोर्ट किया, 150 का एक्सपोर्ट किया। मैंने इंपोर्ट किया 100 रुपीज़ का, एक्सपोर्ट किया 150 रुपीज़ का। मैंने इंपोर्ट किया 100 यूरो का, मैंने एक्सपोर्ट किया 150 यूरो का। तो क्या हुआ, मेरे पास 50 यूरो एक्स्ट्रा आ गए मेरे पॉकेट में। मेरे पास 50 रुपये एक्स्ट्रा मेरे पॉकेट में आ गया। मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा और 150 रुपये का सामान बेचा। मैंने सामान खरीदा, इट्स इम्पोर्ट, मैंने सामान बेचा, दैट एक्सपोर्ट। तो मैंने 100 रुपये में सामान खरीदा और 150 रुपये में बेचा, 50 रुपये मेरे पास सरप्लस है। तो ये जो 50 रुपये जो सरप्लस है, ये मेरा प्रॉफिट है। अगर ये एग्जैक्टली उसी तरह हर कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, तो जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, तो क्या होगा, कंट्री के पास मैक्सिमम उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके पास अदर इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स रहेंगे। सो ये ट्रेड बैलेंस इम्पैक्ट डालता है हर हर करेंसीज को, ट्रेड बैलेंस ऑफ अ कंट्री। एग्जैक्टली उसी तरह यूरो को भी डालता है। और ट्रेड बैलेंस अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो इट्स गुड फॉर यूरो, ट्रेड बैलेंस अगर नेगेटिव होता है तो इट्स नेगेटिव फॉर यूरो। Thanks for watching, guys. Please subscribe me to get more information like this. And I am Arun Kumar. I am Forest speaker and algo coder. We have a team. Tahiri Bhora, who is a senior quant analyst and market reader, as the Puspanjali, she is a management trainee. Thank you, guys.